हाय। आज फिर मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। जैसे पहला टॉपिक है आपका कोठारी कमीशन आयोग, जिसको डीएस कोठारी ने कहा था, और इसको एक और नाम दिया गया है अनूठा आयोग। इसको हम नेशनल एजुकेशन कमीशन कहते हैं, जिसकी स्थापना 1964 से 1966 में हुई थी। भारत में शिक्षा के आधुनिकीकरण और मानकीकरण के लिए भारत में स्थापित किया गया और पहला आयोग भी था। भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नया आकार और नई दिशा देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, जिसे हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। इसमें यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो कि अध्यक्ष थे कोठारी जी, और इन्होंने एक कोर ग्रुप की स्थापना की। कोर ग्रुप की स्थापना इन्होंने की 14 जुलाई 1964 से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन ये काम करना कब शुरू किया? 2 अक्टूबर 1964 से इस आयोग ने काम करना शुरू किया। लगभग 2 साल लग गए। 1964 से शुरुआत हुई, 14 जुलाई 1964 से इसकी शुरुआत हुई, 2 अक्टूबर 1964 से काम करना ये शुरू कर दिया। 2 ईयर के पूरा 2 साल का मतलब वर्क चला, और फिर उसके बाद इसकी रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट कब सौंपी गई? 29 जून 1966 को। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपसे शुरू से कि ये कोठारी कमीशन आयोग है, जिसको डीएस कोठारी के नाम से जानते हैं, और इसको अनूठा आयोग भी कहते हैं। ये नेशनल एजुकेशन कमीशन है, जो कि 1964 से 1966 में चला। भारत में शिक्षा के आधुनिकीकरण और मानकीकरण के लिए भारत में यह पहला आयोग स्थापित किया गया, जिसको केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक स्कूली शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग को गठन कोठारी जी ने किया था, इसीलिए इसको कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। तो यूजीसी विश्वविद्यालय के ये अध्यक्ष भी थे हमारे कोठारी जी। इन्होंने एक कोर ग्रुप की स्थापना की, जो कि 14 जुलाई 1964 से शुरू हुई, लेकिन इस आयोग ने काम करना कब शुरू किया? इस आयोग ने 2 अक्टूबर 1964 से काम करना शुरू किया। फिर लेकिन इसकी जो रिपोर्ट है लगभग 2 साल के बाद सौंपी गई। कब सौंपी गई? 29 जून 1966, एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट के लिए। एजुकेशन मिनिस्टर को सौंपी गई। कौन है एजुकेशन मिनिस्टर उस समय? कौन था? एमसी श्रृंगला। कौन से? एमसी श्रृंगला थे। अब इससे पूछते थे कि टोटल मेंबर कितने थे, तो 17 मेंबर थे। उसमें से इंडियन हमारे 11 थे और फॉरेनर हमारे 6 थे। चेयरमैन कौन थे? कोठारी जी इसके चेयरमैन थे। और सचिव कौन था? जेपी नायक इसके सचिव थे। इन्होंने एक टास्क फोर्स कार्य समूह बनाया, जिसमें 7 चीज़ों के लिए काम किया गया। कौन कौन सा टास्क फोर्स है अभी जानते हैं कि विद्यालय शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए, कृषि शिक्षा के लिए, व्यवसायी शिक्षा के लिए और उच्च शिक्षा के लिए। कोठारी जी भारतीय वैज्ञानिक भी थे, और उन्होंने एक किताब भी लिखी। इस किताब में उन्होंने एक खास बात का जिक्र किया गया। दोस्तों, ये जो जितने भी नोट्स मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये मेरे हैंड रिटेन नोट्स है, और मैं इसको सेल्फ स्टडी कर चुकी हूँ पहले से। मैंने खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। मैंने कैसे मतलब बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन लेके मैंने बस उतना ही इसमें रखा है जितना यूज़फुल है। खुद के बनाए हुए नोट्स है, और मैं चाहती हूँ कि अब मैंने पढ़े हैं तो इसको आप लोग भी पढ़िए, तो ये मेरे बुक्स और नोट्स जाया ना जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बुक्स और का क्या है, इधर उधर पड़ी रहती हैं और किसी के काम भी नहीं आती। हमने नोट्स बनाए, मेरा मन किया कि चलो आप लोग के साथ शेयर करते हैं, तो चलिए हम लोग साथ में पढ़ते हैं। तो कोठारी जी भारतीय वैज्ञानिक भी थे, और उन्होंने एक किताब भी लिखी। इस किताब में उन्होंने एक खास बात का जिक्र किया। क्या? एटम एंड सेल्फ कलेक्शन ऑफ लेक्चर। उस किताब का नाम, अगर किताब का नाम पूछे कि कोठारी जी ने कौन सी किताब लिखी थी, तो एटम एंड सेल्फ कलेक्शन ऑफ लेक्चर्स। हमारे देश में कोठारी जी के नाम से फेलोशिप भी चलाई जाती है। ये फेलोशिप जो कि हायर एजुकेशन की फील्ड में होती है, और उन बच्चों को, साइंस की फील्ड में जो बच्चे होते हैं, उनको वो फेलोशिप दी जाती है। अब तो जो फेलोशिप मतलब होता है कि उनको कुछ धनराशि दी जाती है। उनको जब वो लोग रिसर्च के क्षेत्र में जाते हैं, तब उनको फेलोशिप प्रदान की जाती है। कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत के एक ऐसा पहला आयोग था जिससे अपनी रिपोर्ट
सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ सुझाव भी दिए। इन्होंने 4 प्रकार के मेन थीम्स कमीशन पर काम किए। जैसे पहला कमीशन है, पहला एक थीम है इनका कमीशन में कि उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलना चाहिए, शिक्षा में आधुनिकीकरण आना चाहिए, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास भी करना चाहिए। नेक्स्ट है, इन्होंने एक प्री प्राइमरी में, जैसे हमारा जो अगर पूछा जाएगा कि किस स्तर पर कार्य करता है, तो हमारे स्कूल की जो शिक्षा प्रणाली किस स्तर पर कार्य करती है, 5+3+3+4 के मॉडल पर कार्य करती है। तो इन्होंने प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है एक अच्छा 1 से 3 तक प्री प्राइमरी एजुकेशन जो कि 3 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए चलाई जाती है। प्राइमरी सेक्शन में जो होते हैं, जैसे 6 साल तक के बच्चे आते हैं प्राइमरी सेक्शन में, इसमें फर्स्ट क्लास तक, मतलब इसमें आपका नर्सरी हो गया, केजी हो गया और फर्स्ट क्लास हो गया। और आफ्टर 10th के बाद सब्जेक्ट का विभाजन हो जाता है, तो इसको नाम दिया गया 10+2+3 का। लेकिन अगर हमारा ये जो आधुनिक है, एक उसमें RTI में भी कहा गया है, और हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 5+3+3+4 पर कार्य करती है, लेकिन इन्होंने 10+2+3 पर कार्य कराना शुरू किया। क्लियर। सेकेंडरी एजुकेशन इन्होंने 2 भागों में बांटा। जैसे इन्होंने एक ये भी है कि 11 क्लास जो होती है उसमें 3 प्रकार की थीम बांटी। जैसे हम लोग जब 11 क्लास में थे तो क्या था, हम लोग जब 11 क्लास में थे तो हम लोग साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स लेते थे। सेम वही, जो बच्चे आर्ट्स लेना चाहते हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। क्लियर। सेकेंडरी एजुकेशन 2 प्रकार से इन्होंने बांटी, एक लोअर सेकेंडरी, एक हायर सेकेंडरी। लोअर सेकेंडरी में 9th 10th आता है, और जो हायर सेकेंडरी होता है उसमें 11th 12th आता है। हाँ, शिक्षा पर इन्होंने कुल बजट का 6% खर्च होना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है उस पर सरकार का 6% खर्च होना चाहिए, और 25% उसमें सेकेंडरी स्कूल का, और उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग भी देना चाहिए। जैसे साइंस एजुकेशन सभी गर्ल्स को देनी चाहिए, गर्ल्स और बॉयज़ को, मतलब मेल MS का सिलेबस सेम हो, जो भी मेल हो और चाहे वो फीमेल हो, दोनों का सिलेबस सेम होना चाहिए। कॉमन स्कूल और नंबर स्कूल होने चाहिए, कॉन्सेप्ट में पड़ोसी विद्यालय भी होने चाहिए उसमें, इन्होंने कहा। क्लियर। सेकेंडरी एजुकेशन में इन्होंने जैसे क्या है, पहले 1 से 5 तक, फिर 6 से 10 तक पूरा, 1 से 5 और फिर 6 से 10 तक की, ये हमारा प्राइमरी स्कूल में आया। जैसे इन्होंने कहा है, एक ये भी है, जैसे हमने एक ये डायग्राम बनाया था कि अनुज का घर है, तो अगर उसका प्राइमरी स्कूल में मतलब अगर उसको एडमिशन लेना है तो वो कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए, और अगर सेकेंडरी स्कूल में उसे एडमिशन लेना है तो वो कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। क्लियर। 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला दिया था, त्रिभाषा सूत्र जानते ही होंगे आप लोग। त्रिभाषा सूत्र, जैसे जो भी पढ़ाई जाए वो बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाई जाए, अगर मातृभाषा के अलावा दूसरा उनका क्षेत्रीय भाषा में उनको अध्ययन किया जाए। हिंदी लैंग्वेज एरिया में हिंदी, इंग्लिश और कोई मॉडर्न लैंग्वेज हो, और जो नॉन हिंदी लैंग्वेज एरिया है उसमें मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज हो, और हिंदी इंग्लिश हो संपर्क भाषा। और 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी भी शामिल है, और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश। मेरा कैमरा इधर उधर जा रहा है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज जो दी गई हैं, 22 भाषा इस दिन में दी गई हैं, तो उसमें हिंदी है। ये वाला पॉइंट्स आपको क्लियर करना है। जैसे 3 लैंग्वेज फार्मूला में जैसे हिंदी भाषी के जो क्षेत्र हैं, हिंदी भाषी के क्षेत्र में हिंदी पढ़ाई जाए, इंग्लिश पढ़ाई जाए, और कोई अदर एनी मॉडर्न लैंग्वेज पढ़ाई जाए, जो भी वहाँ की मॉडर्न लैंग्वेज हो वो पढ़ाई जाए। लेकिन जहाँ पे हिंदी भाषा के क्षेत्र नहीं है तो वहाँ पे मदर टंग रीजनल लैंग्वेज हो, फिर हिंदी हो, फिर इंग्लिश। ठीक, पहले मदर टंग जो है उनकी मातृभाषा है वो हो, फिर हिंदी हो, फिर उसके बाद इंग्लिश हो। 22 भाषाओं में कौन सी? हिंदी आती है। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज में भी इंग्लिश आती है। लोअर प्राइमरी लेवल आता है 1 से 4 तक। इसमें 1 लैंग्वेज रीजनल होती है, मैथमेटिकल, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, क्रिएटिव स्टडीज़, हेल्थ स्टडीज़ और वर्क एक्सपीरियंस आता है। क्लियर। हायर प्राइमरी लेवल हमारा 5 से 8 तक होता है। हायर प्राइमरी लेवल में कौन कौन सी आते हैं? जैसे 2 लैंग्वेज आ जाएंगी,
मैथ्स आ जाएगी, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस कितना है, मॉरल स्टडीज आएगी। और लोअर सेकेंडरी लेवल 9th और 10th होता है, इसमें 3 लैंग्वेज आएंगी, जैसे मैथमेटिक आएगी, साइंस आएगा, सोशल स्टडीज जैसे SST, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और मॉरल स्टडीज आएगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि फिर हायर सेकेंडरी लेवल हमारा 11th-12th होता है, इसमें 2 लैंग्वेज होंगी, वन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। देखो फ्रेंड्स, हमने हिंदी इंग्लिश मिक्स किया है क्योंकि सेल्फ स्टडी के नोट्स है तो हिंदी इंग्लिश मिक्स ही हो जाता है, अलग अलग से पढ़ाया, अलग अलग जगह से लिया, जैसे मतलब जो मुझे जिस हिसाब से समझ में आता है मैंने उस हिसाब से इसको लिखा है। बहुत ज़्यादा भारी भरकम ये लैंग्वेज में नहीं लिखा है, खुद से बनाए हुए नोट्स हैं ये। हायर सेकेंडरी लेवल में 11th और 12th आएगा, इसमें 2 लैंग्वेज आएंगे और कोई तीसरी लैंग्वेज आएंगी। 2 लैंग्वेज में आएगा, एक वन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आएगी और एक क्लासिकल या फॉरेन लैंग्वेज आएगी। जो कोई 3 जो सब्जेक्ट होंगे उसमें कोई एडिशनल सब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लॉजिक, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, आर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड जियोलॉजी एंड होम साइंस। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, एडिशनल में कोई भी एक सब्जेक्ट लिख सकते हैं। फिर आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, जैसे कहते नहीं, मैंने जो है इंटर जो है साइकोलॉजी से किया है। मैंने जो है 12 मेरी तो बायोलॉजी थी। किसी की मैथ्स होती है, कोई सोशलॉजी से पढ़ता है, कोई केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ता है, कोई फिजिक्स पढ़ता है। बायोलॉजी के साथ तो वैसे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहती है, केवल हाँ मैथ वालों के साथ मैथ होती है, उसमें बायोलॉजी नहीं होती। ये होता है। और आर्ट होती है फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और मॉरल स्टडीज़, ये उनके सब्जेक्ट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम बुधारिया आयोग आप लोग को दिख रहा होगा, चलो यही पढ़ा देंगे। नेक्स्ट में फिर अपने ही सेल्फ स्टडी के जो नोट्स हैं वो मैं शेयर करूँगी आप लोग के सामने। ठीक है, बाय बाय।